हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन मॉडल पेपर है वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं और निर्देश देख लीजिए। पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 80 शब्दों में करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या कम से कम 150 शब्दों में करना है। मानचित्र संबंधी कार्यों को 2 उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो ये पहले मॉडल पेपर में भी आपको ये निर्देश दिखाया था, इसलिए दूसरे मॉडल पेपर में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ये आप देख चुके हैं एक बार। अब प्रश्नों पे आते हैं। खंड आ के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 8 सदस्य, 12 सदस्य, 16 सदस्य या 20 सदस्य? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। शिक्षित माता पिता अधिकतर अपना निवेश किस पर करते हैं? शिक्षित माता पिता अधिकतर अपना निवेश किस पर करते हैं? जमीन खरीदने पर करते हैं, या घर बनाने पर करते हैं, या कार खरीदने पर करते हैं, या अपने बच्चों की शिक्षा पर करते हैं? तो शिक्षित माता पिता अधिकतर अपना निवेश अपने बच्चों की शिक्षा पर करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य हरियाणा और पंजाब हैं, या बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, या उड़ीसा और बिहार हैं, या महाराष्ट्र और पंजाब हैं? तो भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं? तो ये हैं उड़ीसा और बिहार। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, नाजीवादी पार्टी का मुख्य नेता कौन था? जॉन निकोलस द्वितीय था, या ऑप्शन बी लुई 16वां था, या ऑप्शन सी हिटलर, या ऑप्शन डी मुसोलिनी? तो नाजीवादी पार्टी का मुख्य नेता कौन था? तो नाजीवादी पार्टी का मुख्य नेता हिटलर था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, किस स्थान पर 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? देहरादून में, बस्तर में, बेंगलोर में, या नागपुर में? तो 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी देहरादून में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। सेरेनगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सेरेनगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? केन्या में है, या तंजानिया में है, या सूडान में है, या जिम्बाब्वे में है? तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तंजानिया में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, तृतीय स्थान है, 5वां स्थान है, या 7वां स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। गंगा नदी
पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है, या ब्रह्मपुत्र कहलाती है, या हुगली नदी कहलाती है, या सोन गंगा नदी कहलाती है? तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है? तो ये हुगली कहलाती है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में, भारत में, भूटान में, या बांग्लादेश में? तो धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? शुष्क है, शीत है, सदाबहारी है, या मानसूनी? तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11। भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1500 प्रजाति, या 2000 प्रजाति, या 2500 प्रजाति, या 3000 प्रजाति? तो भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में केवल 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं मछलियों की। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1968 में, 1975 में, 1972 में, या 1977 में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13। भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में, 1956 में, 1955 में, या 1954 में? तो भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। किसी देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व लोकतंत्र कह सकते हैं? प्रश्न नंबर 14। किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व लोकतंत्र कह सकते हैं? तो भारत को कह सकते हैं, ब्रिटेन के लोकतंत्र को कह सकते हैं, या अमेरिका के लोकतंत्र को, या स्पेन के लोकतंत्र को? तो किस देश के लोकतंत्र को? ब्रिटेन के लोकतंत्र को। ब्रिटेन के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व लोकतंत्र कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, या स्विट्जरलैंड में? तो प्रश्न नंबर 15। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या हरियाणा में? तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? न्याय युद्ध नामक आंदोलन हरियाणा राज्य में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, या जार निकोलस प्रथम के शासनकाल में, या रासपुतिन के शासनकाल में, या लेनिन के शासनकाल में? प्रश्न नंबर 17। रूस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई? तो रूस की क्रांति होती है जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। अंत्योदय कार्ड किनके लिए होते हैं? अंत्योदय कार्ड किसके लिए होते हैं? गरीबों में सर्वाधिक गरीब के लिए होता है, या निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए होता है, या औसत आय वाले लोगों के लिए होता है, या सभी के लिए? तो अंत्योदय कार्ड किनके लिए होता है?
जो गरीबों में सर्वाधिक गरीब हों उनके लिए अंत्योदय कार्ड होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 चर्च की बुराइयों की तुलना बदनाम वस्तु से किसने की? चर्च की बुराइयों की तुलना बदनाम वस्तु से किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने, वॉल्टेयर ने, रूसो ने या दांते ने? तो चर्च की बुराइयों की तुलना बदनाम वस्तु से किसने की? वॉल्टेयर ने। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया? फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया? 1792 में ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में या 1795 ईस्वी में? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया था 1794 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आप खंडवा देखें, खंडवा में कुल आपको 4 प्रश्न करने हैं। खंडवा में लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्नों का है, तो ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के हैं, तो चारों प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न देखें, नस्लवादी विचारधारा के पीछे हिटलर की क्या अवधारणा थी? तो उत्तर लिखना चालू करेंगे। तो हिटलर एक तानाशाह शासक था। हिटलर सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करता था। हिटलर अपने को ऊंची नस्ल का मानता था और यहूदियों को गिरी निगाह से देखता था। यहूदियों के बारे में उसके विचार बलबन जैसे मिलते हैं। नाजीवादी पूर्णतः नस्लवादी राज की अवधारणा की स्थापना करना चाहते थे। नाजीवादी केवल एक शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्य का समाज चाहते थे। इनकी दृष्टि से यही वर्ग समाज में वांछित था, अन्य सभी वर्ग अवांछित थे। यहूदियों, जिप्सियों और अश्वेतों को अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। इसके अतिरिक्त रूसी एवं पोलिश मूल के लोगों को निम्न मानव श्रेणी माना गया। इन्होंने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जर्मनी में सबसे बुरी स्थिति यहूदियों की थी। इनको बीच रोड पर खड़ा करके गोली मार दिया जाता था, गला काट दिया जाता था, जिसको घेंटो नाम से जाना जाता है। यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा। ईसाई यहूदियों के विषय में सदैव एक मत थे, ये हत्यारे एवं सूदखोर होते हैं। हिटलर की नज़र में यहूदी समस्या का केवल एक ही हल है, यहूदियों को पूर्णतः खत्म कर देना। और हिटलर यहूदियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए काम भी अपने जीवन भर करता रहा। तो नस्लवादी विचारधारा के पीछे हिटलर की अवधारणा थी कि ईसाई यानी नॉर्डिक जात उच्च जात के हैं और यहूदी जैसे लोग निम्न नस्ल वाले हैं। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात किसे कहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिकूल लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? तो इसको लिखना चालू करेंगे। तो लिंगानुपात स्त्री पुरुष का अनुपात से है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को ना तो सुविधाएं मिल पाती हैं
और न तो महिलाओं को घर के बाहर जाने दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में या मजदूरी के क्षेत्र में कहीं भी पुरुषों की बराबरी नहीं हो पाती है। स्त्रियों को हे दृष्टि से देखा जाता है और इसलिए आने वाली पीढ़ी में स्त्रियों यानी बच्चियों की हत्या या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। प्रतिकूल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर, जैसे कि भारत में 943 स्त्रियां हैं, यानी कि पुरुषों के बराबर स्त्रियां नहीं हैं। यही प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। जब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1000 हो तो यह समान लिंगानुपात हुआ। यदि 1000 पुरुषों पर 1100, 1150, 1150 स्त्रियां हैं तो ये लिंगानुपात में संतोषजनक उदाहरण होगा, क्योंकि स्त्रियों को और राज्यों में कम रखा जाता है। तो मान लीजिए किसी राज्य में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और किसी राज्य में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार तो लिंगानुपात समानुपाती होगा। यदि प्रत्येक राज्य में या देश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम हुई तो ये प्रतिकूल लिंगानुपात कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार पर प्रकाश डालिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में तीसरा मौलिक अधिकार एवं महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में इस अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है, किसी व्यक्ति को बिना उचित मजदूरी के काम नहीं लिया जा सकता है। मजदूरों की, नागरिकों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, यानी उनको बेचा नहीं जा सकता है, उनको बंधक नहीं बनाया जा सकता है, उनसे बिना उचित मजदूरी लिए ज़बरदस्ती बेगार का काम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 24 में वर्णन है, 14 साल से कम उम्र के बालक को यदि किसी कारखाने या जोखिम भरे काम में कोई व्यक्ति लगाता है और यदि उसकी जानकारी सरकार के पास किसी भी माध्यम से पहुंचती है तो सरकार उस कारखाना या उस काम कराने वाले मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करता है। यदि इससे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताना है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उत्तर को लिखना चालू। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ है सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंध की व्यवस्था करना। भारतीय खाद्य निगम की सहायता से सरकार अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के निर्धन वर्गों को वितरित करती है। इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों व शहरों में कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक राशन की दुकानें हैं। इन राशन की दुकानों में चीनी, खाद्यान्न तथा खाना बनाने हेतु मिट्टी के तेल का पर्याप्त भंडार रहता है। इन दुकानों पर बाजार की कीमत से कम कीमत पर सामानों को बेचा जाता है। राशन कार्ड प्राप्तकर्ता कोई भी परिवार प्रतिमाह इन खाद्यान्नों से अनुबंधित मात्रा के अनुसार अपने पास में स्थित राशन की दुकान से राशन खरीद सकता है। राशन कार्ड के 3 प्रकार होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड निर्धनता रेखा से नीचे
के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड तथा अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1960 के दशक के समय हरित क्रांति से पूर्व खाद्य संकट के कारण राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास की सेवाएं, काम के बदले अनाज, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आज इसी से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्य उपक्रम हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 1 से 50 शब्दों में 150 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले खानाबदोशों चरवाहों के बारे में संक्षेप में आपको बताना है। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले खानाबदोशों चरवाहों के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के घुमंतू चरवाहों के बारे में हम क्या कहेंगे, ये पहाड़ी चरवाहे हैं या खानाबदोश चरवाहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल समुदाय 19वीं शताब्दी में अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारागाहों की खोज में यहाँ आया। कुछ समय बाद यहीं बस गया। सर्दियों में जब ऊंचे पर्वत बर्फ से ढके होते हैं तो इस समुदाय के लोग अपने पशुओं के झुंड के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों में रहने के लिए आ जाते हैं। 19वीं सदी में बहुत से गुज्जर चरवाहे जम्मू कश्मीर से हरे भरे चरागाहों की खोज में उत्तर की पहाड़ियों में आकर बस गए। जब ऊपरी पहाड़ी में बर्फ पिघलती थी तब कुछ चरवाहे वहां स्थित घास के मैदानों की ओर चले जाते थे। गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे थे। ये चरवाहे गुज्जर बकरवाल की भांति मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। सर्दियों में गद्दी चरवाहे अपने पशुओं के झुंड को शिवालिक की निचली पहाड़ियों के जंगलों में उगने वाली झाड़ियों में चराते हैं। यहाँ पर ये गर्मी की फसलों को काटकर सर्दियों की फसलों का रोपण करके आगे बढ़ते हैं। ये रास्ते में कुछ समय रुककर अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ओहल घाटी में भेड़ों की ऊन कतरने का कार्य किया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं यानी उत्तराखंड राज्य में गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की ओर और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों की ओर चले जाते हैं। ये चरवाहे मौसम के अनुसार स्वयं को ढालते हैं और उपलब्ध चारागाहों का उचित रूप से प्रयोग करते थे। जब एक स्थान के चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती तो वो पशुओं के खाने योग्य नहीं रहती, तब ये अपने पशुओं के साथ किसी दूसरे स्थान की ओर चले जाते थे। इसे चारागाह का अधिक से अधिक दोहन नहीं होता तथा इसमें पुनः हरियाली लौट आती थी। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं, जहां पर प्राकृतिक चराई या चारागाही का काम होता है। ये सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो खानाबदोशों चरवाहों का जीवन कष्टमय एवं चल जीवन रहता है। कहीं कभी किसी राज्य में तो कभी किसी राज्य में। बरसात में ये अपने घर पर रहते हैं, गर्मी और ठंडी में ये चारागाहों के तलाश में
विभिन्न राज्यों विभिन्न भागों में जाते हैं अपने पशुओं को लेकर और वहीं पर अपने जीवन बिताने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने चरवाहों और समुदाय अपने पशुओं के साथ वहीं पर रातें गुजारते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कारकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं? तो एक पहला कारक, तो मान लीजिए आप भूमि प्राकृतिक वनस्पति को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती है, या वनस्पति के प्रकारों को, उपजाऊ भूमि को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि चारागाहों एवं वन विभिन्न प्रणालियों को आश्रय प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उगने में सहायता करती है। मरुस्थल की रेतीली जमीन कैक्टस एवं कांटेदार झाड़ियों को उगने में सहायता प्रदान करती है। तापमान हवा में भी नमी के साथ तापमान, वर्षण तथा मृदा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। हिमालय की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर उपोष्णकटिबंधीय तथा अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस तापमान का प्रभाव पड़ता है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की विभिन्नता पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि, प्राणी जगत और वनस्पति जगत की विभिन्नता के लिए एक जिम्मेदार कारक है। तापमान प्राणी जगत और वनस्पति जगत की विभिन्नता के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। तीसरी हेडिंग डाल देंगे, सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतुओं में जल्दी बढ़ते हैं। लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश पाने वाले क्षेत्रों में गहन वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगली हेडिंग डाल देंगे, वर्षण। किस रूप में वर्षा होती है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा लौटती हुई उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा गहन वनस्पति पाई जाती है। ये स्वाभाविक है कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी। प्राणी जगत के लिए वहाँ पर रहना सुलभ होगा। जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ पर वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में कम विकास, कम लोग वहाँ पर रहने के इच्छुक होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की विभिन्नता के लिए भूमि और वहाँ का वातावरण, तापमान, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षण आदि के आधार पर वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की विभिन्नता पाई जाती है और ये ही प्राणी जगत और वनस्पति जगत की विभिन्नता के लिए एक जिम्मेदार कारक हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं, वर्णन करें। तो भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं, जैसे आप हेडिंग डाल के अगर लिखेंगे पॉइंट देकर, तो राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। तो भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों का गठन ठोस सिद्धांतों पर नहीं हुआ है। अनेक दल संकीर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं। दल में नारेबाजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती है। दूसरी हेडिंग डाल देंगे, खर्चीला चुनाव। आधुनिक युग में चुनाव
खर्चीला हो गया है। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है। अतः गरीब परंतु योग्य व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। लोगों में धन बांटना, सामान बांटना आम बात है। सबसे गलत शराब बांटना आम हो गया है। लोगों को लालच दिया जाता है, लोगों को लोभ दिया जाता है और लोगों के वोटों को खरीद लिया जाता है। तीसरी हेडिंग डाल देंगे, अनुशासन का अभाव। राजनीतिक दलों के लोगों में अनुशासन की कमी एक भयंकर समस्या बन गई है। पार्टी के निर्णय की अवहेलना, उसके सदस्यों द्वारा किया जाना एवं नेताओं में मारपीट, कुर्सी में चलनी आम बात हो गई है। चौथी हेडिंग डाल देंगे, दल बदल। देश के सामने चुनाव संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो दल बदल की है। विभिन्न नेता अपना दल बदलते रहते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता कायम रहती है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बन जाने से बहुत हद तक समस्या सुलझने की आशा थी, परंतु देश में ये समस्या अभी भी बनी हुई है। अगली हेडिंग डाल देंगे, राजनीतिक दलों की भरमार। तो भारत में बहुत से राजनीतिक दल हो गए। दलों की गिनती कर पाना एक आम नागरिक के लिए टेढ़ी खीर साबित है। राजनीतिक दलों को नहीं गिना जा सकता, इतने राजनीतिक दल भारत में हो गए हैं। निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो देश में राजनीतिक दलों की भरमार है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या थोड़ी है, परंतु देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका है। ये छोटे दल वोट कटवा कर दल ही बनकर रह गए हैं। छोटे दल बड़े दलों का वोट कटवाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं और देश के विकास को अवरुद्ध करते हैं। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे, बूथ छापामारी। जिस उम्मीदवार के पास ताकत है, बोलबाला है, उसके लोग मतदान केंद्रों पर छापामारी कर सारे मत अपने पक्ष में डलवाने में समर्थ हो जाते हैं। बूथ पर मारपीट और संघर्षों की घटना आम बात हो गई है। कभी कभी खून खराबा और गोलीकांड जैसे भी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार चुनाव कराने वाले पदाधिकारी भी आहत हो जाते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, मताधिकार का दुरुपयोग। तो भारत में अनेक मतदाता अपने मताधिकार का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं। देश में भूखमरी की समस्या इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त है कि धन खर्च करके ऐसे मतदाताओं का मत भी आसानी से खरीद लिया जाता है। जाति वर्ग संप्रदाय जैसी संकीर्ण भावनाओं को उभार कर भी मत प्राप्त कर लिए जाते हैं। अगली हेडिंग डाल देंगे, जाति धर्म पर टिकट। राजनीतिक दल धर्म के आधार पर ही अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। अपना उम्मीदवार उस क्षेत्र की जात, उस क्षेत्र के धर्म पर आधारित लोगों को देते हैं। केवल कुछ दल अपवाद हैं। बहुत से राजनीतिक दल तो पैसे लेकर भी टिकट बेच रहे हैं। तो भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सरकार द्वारा, जनता द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दूर किया जाना उनको लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उनको इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और आगे आना चाहिए। जनता को, राजनीतिक दल को, सरकार को और स्वयंसेवी संस्थाओं को इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? तो सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, तो ये इस प्रश्न को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि भारत के
विशेषता दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रायः सहकारी समितियों द्वारा निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री हेतु कम कीमत वाली दुकानों को खोला जाता है। उदाहरण के लिए हम तमिलनाडु को ले सकते हैं, मदर डेयरी दिल्ली को ले सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर दूध व सब्जियां उपलब्ध कराने में प्रगति कर रही है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। अनाज बैंक तथा महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में खुल रहे हैं। इस प्रकार अनाज बैंकों की स्थापना खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित कर रही है। संपूर्ण महाराष्ट्र में अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब उस देश के प्रत्येक नागरिक को पोषक भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। प्रायः निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोग खाद्य दृष्टि से असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि अमीर लोग भी आपदाओं के कारण असुरक्षित हो सकते हैं। भारत के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से अत्यधिक है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत अधिक निर्धन हैं, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, भारत सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली को तैयार किया है, जिसमें बफर स्टॉक या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया गया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा बहुत से निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। तो सहकारी समितियां सरकार के साथ मिलकर सरकार के निर्देशन में लोगों की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला मानचित्र संबंधी, तो मानचित्र संबंधी 2 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड ए देखेंगे, तो खंड ए में पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो मानचित्र में आपको दर्शाना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में की गई है। तो बांग्लादेश कहाँ पड़ेगा? ये बांग्लादेश है। ये जो नक्शा बना है, ये जो मैप देख रहे हैं, यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, लिखेंगे ढाका। यदि बहुविकल्पी प्रश्न में आ जाता है तो सलीमुल्लाह खां के घर पर हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना। प्रश्न नंबर 1 निशान लगाएंगे और लिख देंगे ढाका। दूसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग कांड। तो मैप में देखेंगे कहाँ पे है। मैप में ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहाँ पे ये पंजाब है, पंजाब के ये बगल पाकिस्तान में, यहाँ पर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप निशान लगाएंगे और लिख देंगे अमृतसर। प्रश्न नंबर 2 निशान चिन्ह बनाएंगे, लिखेंगे अमृतसर। तीसरा क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? तो ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पास हुआ था। नागपुर कहाँ पड़ेगा? नागपुर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर निशान लगाएंगे और प्रश्न नंबर डालेंगे
और लिख देंगे नागपुर। बहुविकल्पी में आएगा तो यहाँ पे अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे थे कौन? वी राघवाचारी। प्रश्न नंबर 4 देखें, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कहाँ पर दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने बम्बई में दिया। बम्बई कहाँ है? बम्बई यानी पुणे। बम्बई कहाँ है? पुणे कहाँ है? बम्बई में। तो बम्बई कहाँ है मानचित्र में? ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे बम्बई, बम्बई लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 बम्बई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5 बम्बई लिखेंगे। फिर खंड बी पे आ जाएं। खंड बी पे चाय उत्पादन का एक प्रसिद्ध स्थान मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो चाय उत्पादन का एक प्रसिद्ध स्थान, तो चाय उत्पादन का एक प्रसिद्ध स्थान आप दर्शाएंगे पूर्वोत्तर राज्य में और लिख देंगे असम। असम प्रश्न नंबर 1, असम चाय उत्पादक राज्य। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? सुंदरबन का डेल्टा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ से लेके पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे चिन्ह बनाएंगे और लिखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ है? ये मध्य प्रदेश है। यहाँ निशान लिखाएंगे और यहाँ लिखाएंगे अमरकंटक। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। और यह ताप्ती नदी पूछता है तो वो भी मध्य प्रदेश से है, बैतूल जिले से। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बना है? नाम सहित दर्शाएं। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर बना है भाई, महानदी पर बना है। और जब ये महानदी पर बनेगा तो ये भाई उड़ेगी, उड़ेगी यानी उड़ीसा। ये उड़ीसा में बना है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनेगा तो महानदी बनेगा तो उड़ेगी उड़ीसा। और नाम क्या है? हीराकुंड। जब उड़ रही तो हीरे की अंगूठी पहनेगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न और यहाँ लिखेंगे उड़ीसा महानदी। अगले प्रश्न पे, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर बना है। चिनाब नदी पर कहाँ है? यहाँ जम्मू कश्मीर। तो आप यहाँ निशान लगाएंगे और लिख देंगे चिनाब नदी, चिनाब नदी। प्रश्न नंबर 5 चिनाब नदी। तो इस प्रकार ये मैप संबंधी आप प्रश्न करेंगे। यहाँ पे एक बार हम समझा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये लद्दाख का, ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, ये दिल्ली संघ शासित प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। राज्य आप मैप में राज्य को समझ गए तो आपका मैप 100% सही होगा। तो सबसे पहले मैप में राज्य को समझना आवश्यक है। यहाँ महाराष्ट्र बता दिया था, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा बता ही दिया हूँ। तो आप राज्य को यह समझ गए, ये गुजरात। तो आपका मैप का संतोषजनक कार्य होगा। आप पूर्णांक में पूर्णांक लेके आएंगे। तो चलिए, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान वार्षिक पेपर 2024 के लिए मॉडल पेपर था। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए
हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।